नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ के साथ उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, बहुत सुंदर सी और खूबसूरत सी क्लास लेके मैं आप सभी के सामने आ गया हूं। एक बार फटाफट से जल्दी आ जाओ भाई दोस्तों, मेरे हमदर्दों, मेरे जिगर के टुकड़ों। हम बहुत सुंदर सी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी लोग आप आ जाए करो साथियों, जैसे ही मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ, चलिए, बिल्कुल। तो आप सब तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही होगी, मैं आप सब तक पहुँच पा रहा हूँगा और कोई किसी को साथियों समस्या नहीं हो रही होगी। तो एक बार जल्दी से जो-जो जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट कर देंगे और फिर हम अपनी खूबसूरत सी क्लास को लेके आगे चल देते हैं। मैं एक बार आवाज़ वगैरह देख शुरू लेता करने हूँ। जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। आप सभी लोग आप आ जाए। चलिए, ओके। तो दोस्तों चलिएगा, इससे पहली क्लास में पहले मैं आपसे शुरुआत करूँ और उससे पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि इससे पहली क्लास जो मैं ले रहा था, उस पहली क्लास में आप सबने मुझे कहीं नहीं टोका, कहीं नहीं बताया कि भैया ये वाला चीजें ऐसे हुई है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो पहली वाली क्लास में एक मिस्टेक हुई है, शायद आपको नहीं पता होगा। अगर नहीं पता तो अच्छी बात है, और अगर पता भी है तो साथियों आपने मुझे मैसेज नहीं किया। जैसे ही मैं क्लास खत्म करने के बाद साथियों लेटने के बाद मुझे नजर आया कि यार मैंने जो दिल्ली दरबार बताई है उसमें दूसरा दिल्ली दरबार कब बताया है। तो मुझे याद आया कि यार मैं शायद 1905 बता के आया हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में साथियों कर्जन चल रहा था और कर्जन के साथ ही मेरे दिमाग में बंगाल विभाजन चल रहा था। तो मुझे 1905 में वहां शायद बोल गया हूं। तो दूसरा दिल्ली दरबार जो है वो सेकंड वाला, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। सेकंड दिल्ली दरबार जो है साथियों ये 1903 में है। मतलब मेरे दिमाग में कर्जन को लेकर साथियों चीजें थी और कर्जन को लेकर मैं बंगाल विभाजन बोले जा रहा था और मैं डेट बात कर रहा था दिल्ली दरबार की। तो वहां एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि जो दिल्ली दरबार है साथियों मैंने 1905 आपको बोल दिया है, लिखकर बता रहा था मैं 1905 में, ना कर सकते 1903 में दिल्ली दरबार हो रहा होगा। तो छोटी सी साथियों मानवीय भूल है, तो मानवीय भूल को आप समझेंगे कि 1905 की जगह बस दिल्ली दरबार जो है वो 1903 कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मास्टर को ये बात ना पता हो कि दिल्ली दरबार कब लगा है, लेकिन कभी कभी चीजें साथियों माइंड से स्लिप हो जाती हैं, इस बात को आप भी समझ सकते हैं। तो दूसरा वाला दिल्ली दरबार लगा तो कर्जन के ही समय पर है, लेकिन 1905 में ना होकर ये 1903 में लगा है। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास में आगे। ये छोटी सी बात होगी जिसे साथियों आपने करेक्ट कर लिया होगा। तो दोस्तों हमने कहां तक पढ़ लिया था? हम गांधी जी पढ़ रहे थे, जहां तक मुझे याद है हम गांधी जी पढ़ रहे थे। और गांधी जी पर मैंने आपसे बात करी थी कि दोस्तों गांधी जी जो हैं भारत में आ चुके हैं। और गांधी जी साथियों भारत में आने के बाद अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए भारत की आजादी की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। जिस समय साथियों भारत में महात्मा गांधी जी आए, हाँ, तो महात्मा गांधी जी के भारत में आने आने के बाद महात्मा गांधी जी ने यह देखा कि ताकत के बल पर हमने अंग्रेजों को हराने की कोशिश करी थी 1857 में, लेकिन साथियों हम हरा थोड़ी पाए थे, नहीं हरा पाए। जब नहीं हरा पाए थे तो साथियों गांधी जी ने सोचा कि दिमाग के बल पर इनको हम एक बार हराने की कोशिश करते हैं। और उसी क्रम में साथियों मैंने आपको बताया होगा कि महात्मा गांधी जब भारत के अंदर आए, जब महात्मा गांधी भारत के अंदर आए तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं, एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कि साथियों यहां पर, एक मिनट, एक फोन आ गया था। तो हुआ क्या है कि महात्मा गांधी जी जब भारत में आए तो महात्मा गांधी जी ये जानते थे कि अभी तक के जो नेता थे अपने आप को नेता समझते थे। वो कोट पहनते थे, सूट पहनते थे, बूट पहनते थे, अच्छा साथियों परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जनता के बीच में जाया करते थे और अपने आप को नेता जैसी फीलिंग दिलवाने का काम करते थे। तो साथियों लोग उन्हें उतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन पहली बार कोई व्यक्ति विदेश से पढ़ के आया और विदेश से पढ़ के आने के बाद सबसे पहले उसने भारत में आकर क्या कहा भारतीयों से कि आप सभी लोग ब्रिटेन की सेना में जाके भर्ती हो जाओ, और ब्रिटेन की सेना में भर्ती हो और ब्रिटेन का साथ दो, किसमें? पहले विश्व युद्ध में। और अंग्रेज इसी बात से डर रहे थे कि कहीं भारतीय व्यक्ति साथियों सेना में, मतलब भारतीय व्यक्ति पहले विश्व युद्ध में शामिल ना हो जाए, क्योंकि शामिल हुए तो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति आकर यह कह रहा है कि आप ब्रिटेन की सेना में शामिल हो, ब्रिटेन का साथ दो, तो अंग्रेजों की दृष्टि साथियों तुरंत महात्मा गांधी जी पर पड़ी कि कोई आया है हमारे पक्ष में बोलने वाला। अंग्रेजों की नजर महात्मा गांधी पर पड़ी और महात्मा गांधी जी साथियों थोड़े से फेमस होने की कोशिश कर रहे थे भारत में।
साथियों अंग्रेजों ने इन्हें कहा साथियों क्या, भर्ती सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी को कहा, और इस नाम से साथियों महात्मा गांधी काफी फेमस हुए हैं। बाद में चल के महात्मा गांधी नेता बनने की कोशिश करते हैं, और साथियों नेता हवाई नेता नहीं बन रहे, वो साथियों मैंने आपको बताया होगा कि साथियों गांव गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, कीर्तन करते हैं, साथियों राम का नाम लेते हैं, सड़कों पर गाते हुए फिरते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी सब साथियों ऐसे काम कर रहे हैं तो सभी की सभी जनता साथियों अपने जैसा भाव महात्मा गांधी जी में देख रही है। महात्मा गांधी रात को कीर्तन करते हैं, मंदिर में ही सो जाते हैं, लोगों के साथ ही रहते हैं, लोगों के साथ ही खाते हैं, कपड़े इतने कम पहनते हैं कि लोगों को लगता है कि हमारे जैसा ही कोई गरीब व्यक्ति है। महात्मा गांधी नेता बड़े लेवल के नहीं बनना चाह रहे, महात्मा गांधी डाउन टू अर्थ रहकर धरती से धरातल से जुड़कर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों अंग्रेजों के पक्ष में आके बोले हैं तो अंग्रेजों की भी नजर महात्मा गांधी जी पर है। मैंने आपको बताया होगा कि महात्मा गांधी ये सारा जो टैलेंट दिखा रहे हैं ये ऐसे ही नहीं दिखा रहे थे। महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे, अफ्रीका जाके मैंने कहानियां बताई होंगी पैम्पलेट फाड़ने वाली। महात्मा गांधी साथियों अफ्रीका से सारी की सारी नीतियां सीख के आए हैं। अफ्रीका में तो महात्मा गांधी जेल की हवा भी खा के आए हैं। जेल पहली बार महात्मा गांधी अफ्रीका में ही जा चुके थे, अफ्रीका में जेल की हवा खा चुके थे। मैंने आपको बताया होगा एक दो बार महात्मा गांधी अपनी पत्नी के सामने पुलिस से पिट गए हैं, तो साथियों इन्होंने कसम खाई थी कि मैं अंग्रेजों का सत्यानाश करके छोड़ूंगा। महात्मा गांधी के अंदर बहुत टैलेंट हुआ करता था। और महात्मा गांधी सलमान खान की समानता आपको मैंने बताई होगी कि किस तरह से दोनों व्यक्ति समान हैं। जब एक बार सलमान खान कमिटमेंट कर लेते हैं तो कहते हैं कि मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, और महात्मा गांधी कहते हैं कि जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो महात्मा गांधी और सलमान खान में बहुत सारी साथियों समानता देखने के लिए मिलती है। मैंने उनकी बेसिक जानकारी आपको दे दी थी। उन्होंने साथियों एलएलबी फिर साथियों बात करें एलएलएम जो बैरिस्टर की डिग्री होती है वो साथियों लंदन से करी थी। कहां से? लंदन से महात्मा गांधी पढ़ के आए थे। दोस्तों महात्मा गांधी ने साथियों यहां पर नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी, मैंने आपको बताया होगा, और यह स्थापना साथियों अफ्रीका के अंदर की गई है। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी किताबें पत्रिकाएं साथियों बहुत सारे साथियों यहां पर बात करें पत्र लिखने का काम किया, लेकिन एक पत्रिका ऐसी थी महात्मा गांधी जी की जिसको साथियों महात्मा गांधी ने विदेश की भूमि से लिखा, यानी अफ्रीका से इस पत्रिका को लिखा जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। अब आपसे पूछता क्या है, सामान्य भाषा में पूछेगा कि वह कौन सी पत्रिका है महात्मा गांधी जी की जो विदेश की भूमि से लिखी गई थी? नाम होगा इंडियन ओपिनियन। याद ऐसे रखेंगे कि भाई अगर महात्मा गांधी जी भारत के बारे में कुछ लिख रहे हैं, इंडिया का ओपिनियन दे रहे हैं, तो भारत में बैठ के क्या देंगे भाई? इंडिया का ओपिनियन तो किसी दूसरे देश में ही लोगों को बताएंगे ना कि इंडिया कैसा है, उसके बारे में ओपिनियन देंगे तो दूसरे देश में देंगे। तो अफ्रीका से इस पत्रिका को साथियों प्रकाशित किया गया है, नाम है इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी साथियों पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे, और मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी साथियों 1893 में सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका जाते हैं, और 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट कर आए हैं, और डेट होती है 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी लगभग साथियों 22 साल के आसपास तक कहां रहे हैं? साथियों हम कह सकते हैं अफ्रीका में रहे हैं, और जब 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट के आए हैं तो डेट है 9 जनवरी, और इस 9 जनवरी को ही साथियों क्या मनाते हैं? हम भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से मनाते हैं। किस नाम से? प्रवासी दिवस के नाम से मनाते हैं। लेकिन ये प्रवासी दिवस हम 1915 से नहीं मना रहे हैं, लगभग संभवतः हम बात करें जहां तक मुझे याद आ रहा है 2003 से हम इस प्रवासी दिवस को मनाना शुरू कर रहे हैं। तो किसके उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है? हम कहेंगे तो महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत आए थे अफ्रीका से लौटकर, इस उपलक्ष्य में हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। महात्मा गांधी साथियों पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होते हैं जो 1901 में हुआ है। मतलब महात्मा गांधी बीच बीच में भारत आते जाते रहते थे, इस बात से ये निश्चित होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। दोस्तों 1904 में महात्मा गांधी जी ने फोनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी, और ये फोनिक्स आश्रम भी साथियों अफ्रीका के अंदर ही स्थापित हुआ था। मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूं। आइएगा तो 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ? महात्मा गांधी भारत आए। भारत आने के बाद साथियों 2003 से हमने क्या मनाना शुरू कर दिया? साथियों भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाना हमने शुरू कर दिया, जो साथियों एनआरआई डे भी इसे आप कह सकते हैं साथियों, जो मुख्य रूप से इसलिए मना जाता है कि हम इस दिन उन सभी लोगों को सम्मानित करते हैं जो विदेश में रह रहे हैं, जैसे को भारत का व्यक्ति है,
विदेश में रह रहा है, अच्छा सेटल है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो हम उन लोगों को भारत में आमंत्रित करते हैं, एक दिन के लिए उन्हें सम्मानित करते हैं और इसी को कह देते हैं कि हमने प्रवासी दिवस मनाया। भारत के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनको बुला के सम्मानित करने का काम करते हैं प्रवासी दिवस के उपलक्ष्य में। दोस्तों 1908 में महात्मा गांधी, मैंने बताया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले जेल की हवा खा चुके हैं और महात्मा गांधी जी के पास कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, कुछ ऐसे दिव्यास्त्र हुआ करते थे जो अगर एक बार उन्होंने चला दिए तो निश्चित सी बात थी कि जीत महात्मा गांधी जी की होती थी। और वो ब्रह्मास्त्र कौन से थे? अनावरण अनशन, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, उठूंगा नहीं, कुछ भी कर लो, मेरी बातों को मानो, नहीं तो साथियों यहीं पर मैं अपना खात्मा कर लूंगा बैठा बैठा। तो ऐसे साथियों जो ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे उनके सामने अंग्रेज हमेशा झुका करते थे। अभी बहुत जल्दी उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैंने कहा कि महात्मा गांधी अपना टैलेंट अफ्रीका में दिखा रहे थे, अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वहां पर सत्य गोपाल कृष्ण गोखले नाम के व्यक्ति ने यहां पर महात्मा गांधी जी को देख लिया और महात्मा गांधी जी के टैलेंट को देखा। क्योंकि होता क्या था कि महात्मा गांधी जब भी अफ्रीका के अंदर जाते थे तो एक तो इनका सीधा फंडा था कि पुलिस को पब्लिक से पिटवा दिया करते थे। दूसरे साथ जब इन्हें कुछ भी नहीं दिखता था तो एक ही जगह पर बैठ जाते थे, कहते थे मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, उठूंगा नहीं, या तो मेरी बातों को मारो या फिर मैं यहीं पर अपना आत्महत्या कर लूंगा, स्वाहा हो जाऊंगा, भूखा ही मर जाऊंगा। अब देखो जॉन इब्राहिम जैसा व्यक्ति, सनी देओल जैसा व्यक्ति, अगर साथियों संजय दत्त जैसा व्यक्ति अगर अनशन पर बैठे और कहे कि मैं 10 दिन तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, यही मरूंगा, यही मिटूंगा, तो बाकी की सरकार या बाकी की जनता या पुलिस देखेगी कि हाँ संजय दत्त, सनी देओल, जॉन इब्राहिम जैसा व्यक्ति है, कोई बात नहीं, बैठा रहेगा, 10 दिन भी नहीं खाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर शक्ति कपूर जैसा व्यक्ति, राजपाल यादव जैसा व्यक्ति, जॉनी लीवर जैसा व्यक्ति अगर सड़क पर बैठ के ये कहे कि मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, तो चाहे 2 ही दिन पहले खाना खाया होगा लेकिन शरीर देखकर लगेगा कई सालों से खाना नहीं खाया है, जल्दी से इसकी बात को मानो, खाना दो उसको और इसकी साथियों इस अनशन को तोड़वाओ। कुछ पर्सनालिटी साथियों महात्मा गांधी जी की भी ऐसी हुआ करती थी कि जब ये अनशन पर बैठा करते थे शरीर का साथियों फिगर ही ऐसा था कि लोग इन्हें देखकर कह दिया करते थे बहुत दिन से भूखा है, साथ कुछ भी नहीं खाया है, कमजोर सा व्यक्ति है, कब मर मिट जाए, इसको जल्दी से खाना दो, इसकी बातों को जल्दी से मान लो। तो ये साथियों महात्मा गांधी की खासियत हुआ करती थी। महात्मा गांधी जी जब सत्य गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी जी को देखा तो गोपाल कृष्ण गोखले पहचान गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि महोदय कहां ट्राई मार रहे हो, ये सही वक्त है, सही समय है साथियों, आप इस वक्त चले जाओ भारत में, नेताओं की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, वहां पर जाके अच्छे हिट हो सकते हो, अच्छे पॉपुलर हो सकते हो, ये बात मैं आपको बता के चला था। इसलिए साथियों अपने राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी ने किसे मान लिया है? राजनीतिक गुरु साथियों गोपाल कृष्ण गोखले को ही मान लिया है। ये इनके राजनीतिक गुरु हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी है, जो शायद आगे आने वाला होगा। मैंने कहा कि जब महात्मा गांधी भारत में आए तो इन्हें साथियों भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा था। क्यों कहा था मैं आपको बता चुका हूं, आइएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा जाता है कि भारत सेवक समाज हिंदी में या सर्वेंट्स इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी है साथियों। अपने आप में एक इंपोर्टेंट पॉइंट होता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स इंडियन सोसाइटी की स्थापना करने का काम किया है, जो महात्मा गांधी जी के गुरु रहने वाले हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी के गुरु रहने वाले हैं। जैसे महात्मा गांधी जी के गुरु साथियों आपके कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन है? तो CR दास, चित्तरंजन दास जी जो हैं ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु माने जाते हैं। ओके, क्लियर है मामला? चलो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी की कुछ उपाधियां हैं, कुछ टाइटल हैं जो इनको भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा दी गई हैं। जैसे कि महात्मा गांधी की कुछ उपाधियों में बात करें तो महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा है? दरअसल बात करें तो महात्मा गांधी जी को महात्मा जो कहा है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को दी थी। और अगर साथियों बात करें यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने क्या उपाधि दी थी, यानी कि साथियों बात करें कि महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दी, और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने सर की उपाधि दी थी। तो एक दूसरे ने साथियों एक दूसरे को ही उपाधि दे दी थी। इन्होंने कहा इनको महात्मा, उन्होंने कह दिया सर। इन्होंने क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा अरे महात्मा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा साथियों गांधी जी को महात्मा है आप, तो साथियों गांधी जी ने क्या कह दिया? सर हैं आप। तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को साथियों महात्मा की उपाधि देने का काम किया था। दोस्तों एक उपाधि हुआ करती थी केसर हिंद। केसर हिंद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपाधि होती थी। ऐसे समझिएगा कि केसर हिंद की उपाधि कभी ब्रिटेन की महारानियों को, ब्रिटेन की तो बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को दिया जाता था।
अब साथियों केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को भी मिली है और महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार की तरफ से केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया है। अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि होती है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा तो केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को दी गई है। दोस्तों अगर बात करें फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, इस प्रश्न में बहुत सारे विवाद होते हैं। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि महात्मा गांधी जी को कभी टाइटल ऐसा मिला ही नहीं, भारत का राष्ट्रपिता का भी ऑफिशियली बने ही नहीं। दोस्तों दरअसल बात करें राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी है ये साथियों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी गई है। एक बार रेडियो पर प्रसारण आ रहा था, वहां पर संबोधन सुभाष चंद्र बोस करते हैं जर्मनी इत्यादि से, तो वह साथियों महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधन करते हैं, तो वहां से साथियों राष्ट्रपिता उल्लेख में आया था। बहरहाल अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है तो आप गांधी जी लगाइएगा, आपको उन साथियों क्वेश्चनों पर नहीं जाना है। दोस्तों बापू की उपाधि की बात करें तो बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई है। तो ये कुछ महात्मा गांधी जी की उपाधियां हैं जो किसने दी हैं, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बन जाता है। दोस्तों देखिएगा महात्मा गांधी जी ने कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाली थी, जैसे मैंने आपको बताया इंडियन ओपिनियन अपने आप में एक महत्वपूर्ण साथियों इनकी क्या है। अगर हम बात करें साथियों एक पत्रिका है, साथियों बात करें यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, किसकी, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। हिंद स्वराज, नवजीवन और साथियों हरिजन, नवजीवन और साथियों हरिजन, ये साथियों किसकी है, महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं जो आपसे किसी ना किसी परीक्षा के अंदर पूछ ही ली जाती है, किसी ना किसी परीक्षा के अंदर पूछ ही ली जाती है। तो साथियों इसके लिए आपको यहां पर तैयार रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहां पर साथियों तैयार रहना पड़ेगा। बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना, बताओ भाई। हाँ तो साथियों इतनी साथियों आपको यह पता होना चाहिए कि ये सभी की सभी पत्रिकाएं और साथियों बात करें समाचार पत्र महात्मा गांधी जी के हैं जो हर परीक्षा में अलग अलग तरीके से आपसे पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी किस किस से प्रभावित थे, जैसे कि आप किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, उसके विचारों का स्मरण करते हैं, आप उसके विचारों पर चलने का काम करते हैं, ठीक उसी तरह से महात्मा गांधी हेनरी डेविड थोरियो से साथियों प्रभावित हुआ करते थे। महात्मा गांधी रस्किन से प्रभावित हुआ करते थे। महात्मा गांधी साथियों लियो टॉलस्टॉय नाम है, क्या है, लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित हुआ करते थे जो एक रूसी विद्वान थे। सत्यो महात्मा गांधी भगवत गीता को अपनी मां कहते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे, तो इतने विद्वानों से महात्मा गांधी प्रभावित हुआ करते थे। और किसको साथियों, किसको महात्मा गांधी अपनी मां कहते थे या किस पुस्तक को महात्मा गांधी ने अपनी मां माना है, आप कहेंगे भगवत गीता को महात्मा गांधी जी के द्वारा अपनी मां माना गया है। ये इंग्लिश में भी साथियों मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए। महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख पुस्तकों पर बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें, साथियों एक पुस्तक है इनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरा शोध, सत्य के साथ मेरा शोध, जो महात्मा गांधी जी की एक प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। तो एक पुस्तक है आपकी हिंद स्वराज के नाम से, किसके नाम से, हिंद स्वराज के नाम से। दरअसल ये साथियों समाचार पत्र भी है और ये आपकी पुस्तक भी है, दोनों ही साथियों हिंद स्वराज के नाम से जानी जाती है। इस साथियों बात करें आर्थिक सिद्धांत जो महात्मा गांधी जी ने दिया था वो न्याय का सिद्धांत दिया था। ये वन लाइनर वह क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं कि महात्मा गांधी का आर्थिक सिद्धांत क्या था। आपको अन्य ऑप्शन मिलेंगे, आप आंसर लगाएंगे न्याय का सिद्धांत महात्मा गांधी जी का आर्थिक साथियों यहां पर सिद्धांत हुआ करता था। महात्मा गांधी जी धन का विकेंद्रीकरण चाहते थे। धन का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि भाई जो आपका पैसा है, जो आपका धन है, जो पैसा है, वो साथियों भारत के अंदर कुछ चुनिंदा लोगों के पास नहीं रहना चाहिए, वो सभी लोगों पर बढ़ जाना चाहिए। अगर हमारा देश का धन
कुछ चुनिंदा लोगों के ही हाथ में रहता है या 10% लोगों के हाथ में रहता है तो हम कहेंगे धन का केंद्रीकरण है। अगर वो धन सब पर थोड़ा थोड़ा है तो हम कहेंगे ये धन का विकेंद्रीकरण है। तो महात्मा गांधी धन का विकेंद्रीकरण चाहते थे। महात्मा गांधी विश्वास रखते थे साधन के औचित्य में। ये 3 प्रश्न अगर आपको समझ में भी ना आए तो लोड मत लीजिएगा, बस आप इतना करिएगा कि परीक्षा में अगर ये तीनों प्रश्न आते हैं तो आपको इन्हीं तीनों ऑप्शनों को लगाना होगा। इसलिए साथियों ये नए क्वेश्चन है जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं अब परेशान करेंगे, यानी पुरानी किताबों में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, नए साथियों ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। दोस्तों एक शब्द होता है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो जब हम गांधी जी को पढ़ते हैं तो वहां पर पूछ लेता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। इन्हें आप फ्रंटर गांधी या सीमांत गांधी कह सकते हैं। तो साथियों जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान है इन्हीं को फ्रंटर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को फ्रंटर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अपने आप में साथियों एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो 1 नंबर का आपको कहीं भी ये देकर चला जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा महात्मा गांधी ने बहुत सारे काम किए, भारत में आके अपने आप को फेमस किया, अंग्रेजों के साथ भी अच्छी तालमेल बिठा लेने का काम किया। जब इतने सारे काम महात्मा गांधी जी ने कर लिए तो महात्मा गांधी ऑलरेडी फेमस हो चुके थे और अब अंग्रेज भी महात्मा गांधी को वैल्यू देते थे क्योंकि उनके डिसीजन। दूसरा सत्य महात्मा गांधी लोगों के नेता बनते जा रहे थे और ये लोग महात्मा गांधी को खुद नेता बनाना चाहते थे क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि हम में से ही कोई निकल के नेता बनने की कोशिश कर रहा है, यानी हम में से ही कोई अपना व्यक्ति है जो नेता बनने की कोशिश कर रहा है तो इसे नेता बना दो, ऐसा लोग सोचते थे। और यही हुआ, महात्मा गांधी को साथ लोग नेता बनाने की कोशिश करने लगे। महात्मा गांधी जगह जगह जाते थे, घूमते थे, सभी लोगों से मिलते थे। महात्मा गांधी लखनऊ में गए और जब लखनऊ में गए तो लखनऊ में जाने के बाद सत्य वहां पर एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई जिस व्यक्ति का नाम था सत्य राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? इस व्यक्ति का नाम था सत्य राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल के साथ महात्मा गांधी की मुलाकात हुई है कहां पर? तो सत्य आप कहेंगे लखनऊ के अंदर। कहां पर? लखनऊ में राजकुमार शुक्ल के साथ महात्मा गांधी जी की मुलाकात हुई है। राजकुमार शुक्ल ने कहा कि महात्मा गांधी जी आप तो काफी फेमस हैं, आपकी अंग्रेज भी काफी इज्जत करते हैं, आप हमारे बिहार में आओ कभी, वहां कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर दीजिएगा एक बार, शायद आपकी बात को अंग्रेज मान जाएंगे। होता क्या है कि जैसे आप जानते हैं कोई नेता है, किसी नेता के साथ आपके गांव के बुजुर्ग के संबंध अच्छे हैं या किसी व्यक्ति की आपके गांव के किसी नेता के साथ अच्छे संबंध है, आपको कोई काम कराना हो तो आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं कि फला नेता से हमारा ये काम निकलवा दो, आप ऐसे ही करते हैं। सेम यहां पर कंडीशन थी कि राजकुमार शुक्ल को लग रहा था कि महात्मा गांधी और अंग्रेजों के संबंध ठीक है, महात्मा गांधी अगर कोई बात बोलेंगे तो अंग्रेज उसे कर देंगे। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से कहा कि आप हमारे बिहार में आओ, चंपारण के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप उसे सॉर्ट आउट करा दो, हम आपके अति आभारी रहेंगे। तो लखनऊ में राजकुमार शुक्ल जी से महात्मा गांधी मिले और इनके कहने पर महात्मा गांधी सत्य बिहार के चंपारण में 1917 में पहुंच जाते हैं। कब? 1917 में पहुंच जाते हैं। और जो 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे हैं वहीं पर महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया है, जो महात्मा गांधी जी के जीवन का भारत में पहला सत्याग्रह है। सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया है, कौन सा सत्याग्रह किया है? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह है महात्मा गांधी जी का। इससे पहले महात्मा गांधी 1915 में आने के बाद तो भारत के लोगों को समझ रहे थे, भारत के अंदर नेता बनने की कोशिश कर रहे थे और अंग्रेजों के साथ अपने संबंध अच्छे बिठा रहे थे। तो पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का चंपारण बिहार 1917 में हुआ है, जहां राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी पहुंचे। वो सब बात तो ठीक है सर, लेकिन ये बताओ प्रॉब्लम थी क्या चंपारण में? ऐसा क्या हो गया था जो राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी जी से रिक्वेस्ट करी? तो जानो प्रॉब्लम क्या थी। दोस्तों चंपारण यहां पर इनके कहने पर जाते हैं और समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करते हैं। और जब चंपारण जाने के लिए महात्मा गांधी जी तैयार हो गए तो कहा जाता है कि चंपारण के अंदर एक सत्य व्यवस्था थी जो चंपारण 3/20 भूमि को लेकर थी। मतलब यह था कि 3/20 भूमि पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कि सत्य बिहार के चंपारण के अंदर अंग्रेजों ने जबरदस्ती एक नियम बना रखा था कि आपके पास कितनी भी भूमि है, आप उस भूमि के 3/20 हिस्से पर, यानी 20 में से 3 हिस्सा आपको, जैसे 20 बीघा है तो 3 बीघा आपको नील की ही खेती करनी पड़ेगी, नील की ही खेती करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, खेत किसान का, फसल किसान की, अब उस पर नील की खेती करे या फिर या वो बाजरे की खेती करे, अंग्रेजों को इस बात से क्या मतलब है? तो किसानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उस समय का मुद्दा क्या था कि
नील की खेती करवाना क्यों चाहते थे? पहली बात तो ये अंग्रेज, कारण यह था कि सर तो इस नील से अंग्रेज जो हुआ करते थे ये अपने कपड़ों को रंगा करते थे, ये नील विदेश जाया करता था। लेकिन हुआ क्या कि रासायनिक कलर उस समय तक मार्केट में आ गए। जब रासायनिक कलर मार्केट में आ गए तो नील के दाम घट गए। तो रासायनिक कलरों से सत्तू क्या करने लगे, कपड़े रंगे जाने लगे, लेकिन नील के दाम घट गए। लेकिन अंग्रेज नील से ही कपड़े रंग रहे थे तो उन्हें नील करवाना ही करवाना था। अब जब महंगा नहीं बिक रहा तो किसान क्यों नील की खेती करेगा? लेकिन उन्होंने कहा कि आपको 3/20 भूमि पर नील की ही खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि नील अंग्रेजों के काम आता था। महात्मा गांधी वहां पहुंचे। महात्मा गांधी ने जाके सारी कंडीशन को समझा और महात्मा गांधी ने कहा यह व्यवस्था नहीं चलेगी। दरअसल इस व्यवस्था को कहा गया सत्यो 3 कठिया प्रणाली। क्या कहा गया है? 3 कठिया प्रणाली कहा गया है। और इस 3 कठिया प्रणाली को महात्मा गांधी जी ने सत्यो चंपारण के अंदर खत्म कराया, सॉल्व कराया और कहा अंग्रेजों से कि अब ऐसा नहीं होगा। और तो जैसे ही महात्मा गांधी ने ये 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कराया, महात्मा गांधी सत्यो भारत के अंदर हीरो बन गए। पहली बार कोई व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों को अपनी बातों पर झुकाया है। नहीं तो आप अंग्रेजों से कोई बात कहिएगा, अंग्रेज तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। पहली बार अंग्रेज किसी बात को मान रहे हैं। 3 कठिया व्यवस्था को महात्मा गांधी जी ने समाप्त कराया। और साथियों महात्मा गांधी जी के जीवन का पहला आंदोलन जो है वो अफ्रीका में हुआ है, लेकिन चंपारण भारत के अंदर महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन है। महात्मा गांधी ने इससे पहले भी आंदोलन किए थे। उनके जीवन के पहले आंदोलन कहां थे? अफ्रीका में। लेकिन भारत में पहला आंदोलन कौन सा है? तो आप कहेंगे 3 कठिया आंदोलन नहीं कहेंगे, इसे चंपारण आंदोलन कहेंगे, क्योंकि 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था को समाप्त करने के लिए चंपारण गए थे। यह बात ध्यान रखिएगा। तो ये आंदोलन नील की खेती के कारण था साथियों, मैंने आपको बता दिया है। ये सारी बातें साथियों आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल की कहने पर कहां गए हैं? चंपारण में गए हैं। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल की कहने पर चंपारण गए हैं। जब महात्मा गांधी साथियों चंपारण गए तो इनका कुछ लोगों ने स्वागत किया और वे लोग वह थे जो आगे चल के बहुत बड़े लीडर बनेंगे। दरअसल महात्मा गांधी पहली बार चंपारण में जाने के बाद साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले हैं। दोस्तों बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात पहली बार कब हुई? तो चंपारण के साथियों आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जेबी कृपलानी की मुलाकात साथियों महात्मा गांधी जी से चंपारण में होती है और नरहरि पारिख की भी मुलाकात, साथ में महादेव देसाई की मुलाकात, इन सब लोगों की मुलाकात पहली बार महात्मा गांधी जी से चंपारण के अंदर ही हुई है, जो आपसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब साथियों महात्मा गांधी पहले अपने आंदोलन में हिट हो चुके थे और हिट कुछ इस कदर हो चुके थे कि जब भी साथियों किसी को जरूरत पड़ती थी कि हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां की महिला, वहां के बच्चे, वहां के बुजुर्ग एक ही बात कहते थे, आ गए हैं बुलाएं क्या? चलिए बुलाते हैं उनको। नाम कौन था? महात्मा गांधी। तो साथियों प्रॉब्लम कहीं भी अंग्रेजों को लेकर हो, आपको यानी कि सभी लोग किसको याद करेंगे? महात्मा गांधी जी को ही याद करेंगे। तो मुद्दा था अहमदाबाद का। अहमदाबाद में क्या चल रहा था? प्लेग के बोनस को लेकर साथियों कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी जानिएगा दोस्तों। जैसे अभी आपने देखा कोरोना फैला था, कोरोना फैलते समय बहुत सारे मजदूर अपने घर के लिए पलायन कर गए और बहुत सारे कंपनी के मालिक जो थे साथियों अपनी कंपनी चला ही नहीं पाए क्योंकि मजदूर ही नहीं थे, कंपनियां बंद हो गई। सेम वही कंडीशन साथियों उस समय 1900 साथियों बात करें 18 की बात है, 1918 की बात है, वहां पर साथियों अहमदाबाद के अंदर प्लेग फैला था। और जब प्लेग फैला तो हुआ क्या? साथियों प्लेग फैलने की वजह से वहां के मजदूर पलायन करने लगे। जब मजदूर पलायन करने लगे तो कंपनियों के मालिकों ने उन्हें रोकना चाहा कि आप जा कहां रहे हो, आप रुकिएगा, हम ऐसा करेंगे, हम आपको प्लेग बोनस देंगे, आप काम करो, हम आपको प्लेग बोनस देंगे और आप बेफिक्र रहो, हम आपकी तनख्वाह भी बढ़ा के देंगे, हम आपकी तनख्वाह भी बढ़ा कर देंगे। तो इतना कहने पर कुछ मजदूर रुक गए। जब मजदूर रुक गए तो सब तो प्लेग खत्म हुआ। जब प्लेग खत्म हुआ तो ये सत्यो मिल जो मालिक थे ये ना तो उन्हें प्लेग का बोनस दे रहे थे और सत्यो जो वेतन बढ़ाया था उसको भी उसी स्थिति में लेकर आ रहे थे। मजदूरों का कहना यह था कि महोदय अब तो महंगाई बढ़ गई है, प्लेग की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप बढ़ी हुई तनख्वाह को कम मत कीजिएगा और प्लेग बोनस भी हमें दीजिएगा। तो ये प्रॉब्लम थी, मिल मजदूर इनको दे नहीं रहे थे पैसे। तो सत्यो इन्होंने महात्मा गांधी जी को
को बुला लिया। महात्मा गांधी अहमदाबाद के अंदर जाते हैं, मील मजदूरों के लिए आंदोलन करते हैं और मील मजदूर जो थे 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के नाम से जाना गया। और कारण क्या था? प्लेग का बोनस, यानी प्लेग की बीमारी के कारण फैक्ट्री को साथियों बंद होना और मजदूरों का बोनस ना मिलना, ये इसका कारण था। दोस्तों जब महात्मा गांधी वहां पहुंचे, प्रॉब्लम थोड़ी गंभीर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं साथियों हक दिलाने की बात थी। मिलों के मालिक तैयार नहीं थे, अंग्रेज मिल मजदूरों का साथ दे रहे थे। महात्मा गांधी जी ने साथियों पहली बार अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया अहमदाबाद के अंदर, और वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि अगर एक बार चलाया तो खाली नहीं जाता है। महात्मा गांधी यूं बैठ गए वहीं पर और कहा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, उठूंगा नहीं, कुछ भी कर लो, मेरी बात को मानो, पानी नहीं पीऊंगा, जल भी नहीं पीऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, यही खत्म अपने आप को कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, मुझे चाहिए न्याय। और जब महात्मा गांधी ये ब्रह्मास्त्र चलाते थे तो मैंने उनके बारे में बताया कि शरीर देखकर लगता था कितने सालों से महात्मा गांधी ने नहीं खाया है। और जब महात्मा गांधी साथियों अहमदाबाद के अंदर पहली बार भूख हड़ताल करते हैं, क्या करते हैं? पहली बार साथियों महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सहारा लिया। और जब भूख हड़ताल का सहारा लिया, देखो ऐसे महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी ऐसे दिखती थी। अब देखो, देखकर लगेगा ना कि कितने सालों से महात्मा गांधी ने खाना नहीं खाया है। तो भूख हड़ताल का सहारा महात्मा गांधी ने कब लिया है? मतलब भारत में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब करी है? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल करी है। अगर कहे पहला आंदोलन कब किया है तो 1917 में चंपारण में सबसे पहला आंदोलन हुआ है, और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए सबसे पहली बार भूख हड़ताल का सहारा लिया है। दोस्तों मुद्दा यह था कि अंग्रेज इनको 20% बोनस देना चाहते थे, लेकिन तो मजदूर चाहते थे कि हमें 50% बोनस मिले, क्योंकि 50% की बात हुई थी। तो इस चीज को लेकर लड़ाई थी। महात्मा गांधी से 35% पर सेटल करा के मामले को साथियों खत्म करते हैं। महात्मा गांधी 1918 में साथियों वहीं पर, क्योंकि उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, देखो भाई रोज रोज तो मैं क्या ही आऊंगा आपके लिए, तुम्हारे तो रोज की प्रॉब्लम होंगी। तो महात्मा गांधी ने साथियों अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना कर दी। किसकी? अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना कर दी कि एक ग्रुप बना लो, कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो मिलकर उसे सॉर्ट आउट कर लिया करो। दोस्तों अगर हम बात करें, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल शुरू की है। ये अपने आप में फेवरेट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी पर बनने वाला। बोलो बातें समझ में आई? बोलो बातें समझ में आई? महात्मा गांधी का पहला आंदोलन, बोले चंपारण आंदोलन। क्या किया? बोले सर पहली बार आंदोलन करने के लिए भारत में उतरे हैं। कहां पर? बिहार में। कौन लेके गया था? राजकुमार शुक्ल लेकर गए थे। व्यवस्था क्या थी? कारण क्या था? क्यों लेके गए थे? 3 कठिया व्यवस्था थी। सर क्या होता है? 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर रखा था। प्रॉब्लम सॉल्व कराई? बोले सॉल्व कराई। अगली प्रॉब्लम सत्य अहमदाबाद के अंदर मिल मजदूरों का मामला था। पहली बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, मतलब पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। जब भूख हड़ताल का प्रयोग किया तो लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी, और साथियों यहां पर जो प्लेग को लेकर साथियों बोनस था वो मजदूरों को दिलाने का काम किया। अब साथियों महात्मा गांधी को कौन रोकने वाला था भारत में? अब तो कोई प्रॉब्लम होती थी महात्मा गांधी जी को ही बुलाया जाता था, आइएगा महोदय, आइएगा, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जरा एक बार सॉल्व करिएगा। महात्मा गांधी जी साथियों क्या हुआ? साथियों महात्मा गांधी को याद कर लिया जाता है 1918 में ही। ये खेड़ा नाम का जगह है जो गुजरात में ही है, इसे खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है। दोस्तों मामला यह था कि यहां पर अकाल पड़ा था, खेड़ा में अकाल पड़ा था, और जब अकाल पड़ा तो व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे तो कपड़े वपड़े कहां से लेके आएगा? वो कुछ भी काम नहीं चलेगा। हुआ क्या कि व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, और जब पैसे नहीं थे साथियों तो यहां पर अंग्रेजों को टैक्स लेना था, कर लेना था। अब खाने को अनाज नहीं भैया, पहनने को कपड़े नहीं, अंग्रेजों को चाहिए टैक्स। भाई किसानों का काम कैसे चलता है? फसल से ही चलता है। फसल सारी की सारी खत्म हो गई। अंग्रेजों ने कहा हमें कोई मतलब नहीं, हमें टैक्स चाहिए ही चाहिए। लोगों ने कहा आ गए हैं, वो बुलाते हैं हम उनको। आएंगे कौन? महात्मा गांधी आएंगे। मेरे करण अर्जुन नहीं आएंगे। तो कहते हैं कि पाताल चीर के आएंगे, आसमान फाड़ के आएंगे, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। लेकिन यहां लोग कहते थे कि पाताल फाड़ के आएंगे, आसमान चीर के आएंगे, आएंगे हमारे गांधी जी आएंगे। और गांधी जी जब जाते थे तो अंग्रेजों की साथ बैंड बज जाती थी। महात्मा गांधी पहुंच गए कहां पर? खेड़ा में, 1918 में, गुजरात के अंदर ही। तो कारण क्या था? टैक्स की प्रॉब्लम।
मैंने बताया कि लोगों के पास टैक्स नहीं था, फसल सब बर्बाद हो चुकी थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने खेड़ा में सत्यो महात्मा गांधी जी की मदद विट्ठल भाई पटेल ने करी। यानी खेड़ा में महात्मा गांधी से विट्ठल भाई पटेल मिले और सत्यो जब मदद करी तो मदद करने के बाद सत्यो गांधी जी ने कहा कि देखिए मैं कुछ भी करूं, आप कोई भी हिंसा मत करना। हिंसा का मतलब होता है कि आप सत्यो रोडों पर उतर के पत्थर मत बजाने लग जाना, बसों को मत जलाने लग जाना, मैं अपने हिसाब से चीजों को सेटल करूंगा, लेकिन मेरा कोई भी आंदोलन हिंसक ना हो जाए, मेरा कोई भी आंदोलन हिंसक ना हो जाए। हिंसा साथियों महात्मा गांधी चाहते नहीं थे, इसलिए महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हिंसा ना करने का आदेश यहां पर दिया। और दोस्तों मैंने बताया था कि अकाल के कारण किसान लगान नहीं दे पा रहे थे। एक व्यक्ति थे मोहनलाल पांड्या। अब मोहनलाल पांड्या के खेत में भैया प्याज बोई हुई थी। क्या थी? प्याज बो रखी थी मोहनलाल पांड्या ने। अब अंग्रेजों ने क्या कर रखा था कि जैसे देखो, अब मान लो कि किसी की 10,000 रुपए की फसल है, उस पर टैक्स बन गया 15,000 रुपए। अब क्या हुआ? अब वो कह रहा भैया मुझे अपनी फसल तो काट के ले आने दो। अंग्रेज कहते हैं नहीं, पहले 15,000 रुपए दे जब तेरी फसल कट के आई। अब फसल किसानों की जो थोड़ी बहुत बची थी, वो फसल किसानों की अंग्रेज काटने नहीं दे रहे थे। सब तो ये प्याज वो रखा था मोहनलाल पांड्या ने, जाके रात को सारी प्याज काट लाया, सारी प्याज काट लाया, लाके घर में जमा कर ली। और अंग्रेज सुबह आए तो खेत साफ मिला। जब खेत साफ मिला तो पांड्या के घर पहुंचे। और पांड्या के घर पहुंचे, पांड्या का क्या हुआ भाई? गिरफ्तारी हो गई इसी बात पे, भाई अपनी फसल क्यों काट लाया। पांड्या को इस मामले में जेल हुई। मोहनलाल पांड्या को तो प्याज लिया था, इसलिए सत्यो मोहनलाल पांड्या को यहां पर जेल हुई। बहरहाल सत्यो महात्मा गांधी लगातार बैक टू बैक तीनों आंदोलनों में सफल हुए। पहला आंदोलन कैसे याद रखेंगे बेटा? केक से याद रखेंगे, CAKE। कैसे याद रखेंगे? CAKE। सी से क्या बनेगा? सी से बेटा आपका चंपारण बनेगा। क्या बनेगा? सी से चंपारण बनेगा। कब हुआ सर? 1917 में हुआ। ए से क्या बनेगा बेटा? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कौन सा? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कब हुआ? तो ये आपका 1918 में हुआ। दोस्तों के से क्या बनेगा? के से आपका खेड़ा बन जाएगा। बोले सर ई से क्या बनाओगे बेटा? ई को साइलेंट रहने दो, ई को साइलेंट रहने दो। खेड़ा कब हुआ? ये भी आपका 1918 में हुआ है। तो अगर आपको केक याद हो गया तो महात्मा गांधी जी के पहले 3 आंदोलन याद हो जाएंगे। सी से चंपारण 1917 में, ए से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, के से खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ है। तो तीनों आंदोलन सब तो केक से हम याद रखेंगे, लोड लेने की कोई भी बात नहीं है। दोस्तों अब देखिएगा हुआ क्या। आप क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? महात्मा गांधी बहुत दिमागदार थे? महात्मा गांधी से अंग्रेज डरते थे? या महात्मा गांधी बाहर पढ़ के आए तो दिमाग ज्यादा लगा लिया करते थे, या पढ़े लिखे व्यक्ति थे? क्या सोच रहे हो आप? आपके दिमाग में अभी तक महात्मा गांधी हीरो बन चुके होंगे। और मैं जिस भी शख्सियत को पढ़ाता हूं उसके बारे में ऐसा पढ़ाता हूं कि बच्चे को लगता है कि यही शख्सियत सब कुछ था दुनिया के अंदर। लास्ट में जब मैं सच्चाई बताता हूं तो आप कहेंगे अच्छा सर ऐसा था क्या? दोस्तों आप जानते हैं महात्मा गांधी अपने तीनों आंदोलनों में सफल हुए हैं। कोई बच्चा बता सकता है कि तीनों आंदोलनों में सफल होने के पीछे का कारण क्या था? महात्मा गांधी क्यों सफल हुए थे? महात्मा गांधी जी की अगर सफलता के पीछे का कारण की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आए हैं और 1918 तक बैक टू बैक परफॉर्मेंस महात्मा गांधी जी ने दी है और हर आंदोलन में महात्मा गांधी सफल होते हुए गए हैं। दोस्तों यह समय क्या पता है आपको कौन सा समय था? यह समय था विश्व युद्ध का समय। इस समय वर्ल्ड वार चल रहा था और वर्ल्ड वार चल रहा था तो साथियों आप जानते हैं इस समय ब्रिटेन विश्व युद्ध में विजेता था और ब्रिटेन ये बात जानता था कि इस वक्त जब हम पहला विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, अगर भारत के अंदर 1857 जैसी क्रांति शुरू हो गई तो हमें भागना पड़ जाएगा, क्योंकि 2 मोर्चों पर ब्रिटेन नहीं लड़ सकता था। एक तरफ जर्मनी बहुत खतरनाक देश उसका और टक्कर दे रहा था, दूसरी तरफ अगर भारत में कोई ऐसे आंदोलन कोई ऐसा क्रांति हो जाती तो अंग्रेज चाह के भी रुक नहीं पाते भारत में। तो अंग्रेज इस वक्त पर न्यूटन थे, वो चाहते थे कि जो कुछ भी अगर चाहे भारतीय स्वीकार कर लो। अंग्रेज गांधी जी से नहीं डर रहे थे, ये जीत गांधी जी की जीत नहीं थी। गांधी जी की एक खास बात थी कि वो सही वक्त पर सही डिसीजन लेना जानते थे। आप देखिएगा अभी कुछ समय बाद 1922 के बाद महात्मा गांधी 1930 तक कहीं नजर ही नहीं आएंगे। नाम महात्मा गांधी है इनका।
8 साल महात्मा गांधी हैं कहां भारत के इतिहास में, आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी सही वक्त पर सही चाल चलना जानते थे। इस वक्त महात्मा गांधी को लग रहा था बैक टू बैक परफॉर्मेंस मारने का सही समय है। उन्होंने बैक टू बैक परफॉर्मेंस मारा और सत्य परफॉर्मेंस हिट करके अपने आप को सफल कर गई। विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज भारत के अंदर लेकर आ गए 1919 का रॉलेट एक्ट। इस समय गवर्नर जनरल वायसराय जो हैं, उनका नाम है माउंटेगू चेम्सफोर्ड, और साथियों इसे कहा जाता है माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। और साथियों यहां पर अंग्रेजों ने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति भारत का घूमता नजर आ जाए, उठा के सीधा जेल में डाल दो। करो आंदोलन, आ जाओ अब गांधी जी, कहां हो, ढूंढो किधर हो। अगर 3 लोग रास्ते पे जा रहे हैं, पकड़ के उठा के जेल में डाल दो। 3 लोग साथ क्यों जा रहे हो, अकेले जाना चाहिए था। दुकान पर आप जा रहे हो 4 लोगों के साथ, उठा के जेल में डाल दिए गए। सबसे बड़ी बात थी कि अगर जेल में डाल दिए गए एक बार, वकील नहीं कर पाओगे, अपनी दलील नहीं दे पाओगे। बिना वकील बिना दलील का कानून था। अंग्रेजों ने कहा साइलेंट कर देंगे तुमको 1 मिनट के अंदर। बिना दलील बिना वकील का कानून, महात्मा गांधी जी ने इस कानून को कहा, नाम था रॉलेट एक्ट 1919 का। और साथियों बिना वकील बिना दलील का कानून इसलिए था कि आप इसमें वकील नहीं कर सकते थे, दलील नहीं दे सकते थे, सीधा आपको साथियों केस होगा, जेल जाओगे और फिर केस चलेगा। महात्मा गांधी तो छोड़ो, भारत के अंदर अच्छे अच्छे जो नए नए क्रांतिकारी उगे थे ना, सब साइलेंट हो गए। साथियों यहां पर महात्मा गांधी जी खुद साइलेंट हो गए। भारत में रॉलेट एक्ट 1919 आ गया। 2-4 लोग, जैसे धारा 144 लग जाती है ना कि ज्यादा लोग घूम नहीं सकते, उसी तरह की व्यवस्था थी। दोस्तों ब्रिटेन में भारत का सचिव उस समय कौन था, लॉर्ड माउंटेगू हुआ करता था। और साथियों भारत के वायसराय कौन थे उस समय, चेम्सफोर्ड हुआ करते थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसलिए ऐसे आप माउंटेगू चेम्सफोर्ड कहते हैं। ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। दोस्तों ये जैसे ही कानून आया तो महात्मा गांधी जी ने इसे क्या कहा, इसे काला कानून कहा, बिना दलील बिना वकील का कानून कहा, क्योंकि इसमें लोगों को शक के आधार पर, मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया ना, तब भी आप पर शक है, हमें तो बोले उठा के जेल में डाल दो। शक के आधार पर लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जाता था। बड़ा ही खतरनाक कानून हुआ करता था। दोस्तों इसी के विरोध में 1919 में रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुई। और रॉलेट सत्याग्रह की जब शुरुआत हुई तो 2 व्यक्ति ऐसे निकले जिनका नाम था, एक का नाम था सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, पूरा मामला बताता हूं क्या था साथियों। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने क्या किया कि रामनवमी के दिन एक हिंदू एक मुस्लिम, दोनों ने साथियों हिंदू मुस्लिम की एकता की भावना से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल दी। जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली तो साथियों उसमें बहुत सारी भीड़ एकत्रित हुई। और अंग्रेजों ने भारत के अंदर क्या लगा रखा था, रॉलेट एक्ट मतलब धारा 144, बोले 4 लोग एक साथ नहीं घूमोगे। साथियों जब सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू ने ये साथियों शोभा यात्रा निकाली तो अंग्रेज इस बात से बहुत रुष्ट हुए, बोले तुमने ये निकाली किसकी परमिशन से। इस बात को लेकर साथियों अगर हम बात करें तो 10 अप्रैल 1919 को इन दोनों को इसी केस में रॉलेट एक्ट के तहत साथियों इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को साथियों पंजाब के अंदर इस एक्ट के अंतर्गत, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो यह बात साथियों पूरे के पूरे क्षेत्र में फैलने के साथ लोगों ने क्या किया, भाई दोनों को छुड़ाना चाहिए, धार्मिक चीजें थी हमारी, क्या हम भगवान श्री राम की पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। अंग्रेजों को इस बात से क्या विरोध है, लोगों ने साथियों इनको छुड़ाना चाहा। लोगों ने छुड़ाने के लिए क्या किया, तो लोगों ने छुड़ाने के लिए क्या किया कि 13 अप्रैल 1919 को एक पंजाब अमृतसर के अंदर, यानी अमृतसर के पंजाब के अंदर एक साथियों जगह पड़ती है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग दरअसल इस तरह से होता है कि इस तरह से साथियों जलियांवाला बाग होता है और इस जलियांवाले बाग का साथियों एक ही गेट होता है, तीनों तरफ से दीवारें और एक ही तरफ से इसका गेट है, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 दिन बैसाखी का दिन था और इस दिन साथियों क्या हुआ कि सभी लोग एकत्रित हुए कि चलो यहां पर हम किसे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़ाने की बात करते हैं, बैठक करते हैं। इससे साथियों बैठक में, इस सभा में बुजुर्ग, वृद्ध, महिला, बच्चे, बहुत सारे लोग आके एकत्रित हुए। अब ये जलियांवाला बाग जो है ये साथियों इसी तरह से है कि इसके अंदर सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं और एकत्रित होने के साथ साथ इसमें मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। किसका, मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। तो बच्चे वगैरह बहुत कुछ साथियों इस मेले में आए हुए हैं। सब लोग साथियों, कुश्ती दंगल वगैरह चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तभी क्या आता है कि एक व्यक्ति आता है, यहां से कुछ सैनिकों को खड़े करता है और बाग में साथियों धनाधन गोलियां चलवा देना शुरू कर देता है। तो जहां से निकलने का रास्ता था वहीं साथियों खड़े होकर गोलियां चल रही थी, तो लोग निकल नहीं पा सकते थे उस
बाउंड्री से। तीनों तरफ ऊंची ऊंची दीवार थी। लोगों का सत्य नरसंहार बुरी तरह से कर दिया गया। कहते हैं कि वहां पर उसके अंदर एक छोटा सा कुआं था। लोगों ने सोचा कुएं के अंदर कूद जाते हैं, जान बच जाएगी। सत्य कुएं के अंदर एक व्यक्ति कूदा, दूसरा उसके ऊपर कूदा, तीसरा उसके ऊपर। तो सुबह जाकर देखा तो कुआं ऊपर तक लाशों से ढका हुआ था। नीचे वाला व्यक्ति दब के मर गया क्योंकि सभी लोग उस कुएं में ही कूदने लगे जान बचाने के लिए। दोस्तों हुआ क्या कि साथियों इसी को कहते हैं 13 अप्रैल 1919 को ये साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें साथियों हम बात करें तो इसमें सभा जो हो रही थी वो यानी कि जनरल आर डायर नाम के व्यक्ति ने बिना चेतावनी के साथियों गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। और साथियों ये जो जलियांवाला बाग था ये जल्ली नाम के व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। जलियांवाला बाग किसकी थी? तो जल्ली नाम के व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। बहुत सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोग मारे गए कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग तो इसमें बुरी तरह से घायल हुए। दोस्तों बात करें तो आर डायर नाम का व्यक्ति जो है, एक तो आर डायर है और एक है साथियों आपका ओ डायर। क्या है? एक है आपका ओ डायर। तो जो उस समय तक तो ओ डायर जो है ये पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। और उस समय चेम्सफोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? उस समय साथियों चेम्सफोर्ड जो है ये भारत का वायसराय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ये भारत का वायसराय हुआ करता था। तो दोस्तों इन डायरों को जब साथियों ऐसा काम किया गया तो सभी के सभी देश के अंदर साथियों इसका बहुत विरोध हुआ। अगर हम बात करें इसके लिए साथियों आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर से, बेटा इसको लिखिएगा जो भी नोट्स बना रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। कौन सी? नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। बोले नहीं चाहिए ऐसी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने, सारी पॉइंट बेटा नोट करना, महात्मा गांधी जी ने अपनी साथियों यहां पर केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। जैसे 2 बार केसर हिंद की उपाधि लौटाने की बात मिलती है महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन यहां लिखिएगा केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे शंकर नायर। क्या नाम थे? शंकर नायर। शंकर नायर ने क्या किया? शंकर नायर ने साथियों वायसराय की साथियों कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे लिख लीजिएगा, कार्यकारिणी से साथियों इस्तीफा दे दिया। लिख लीजिएगा, ठीक है, इस्तीफा दे दिया। लोगों ने साथियों इतने बड़े लेवल पर विरोध किया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। बोले हम अंग्रेजों के लिए काम नहीं करेंगे। इतना बड़ा नरसंहार जो तुमने किया है, और डायरों की बात करें तो डायरों के लिए साथियों डायर का स्टेटमेंट आता है। डायर कहते हैं कि हमको ये साथियों इनके अंदर भय बनाने के लिए, डर बनाने के लिए, इन लोगों का दमन करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। दोस्तों यही नहीं, जब ये डायर अपने देश ब्रिटेन जाते हैं तो इनको साथियों अंग्रेज चंदा इकट्ठा करते हैं इनको सम्मानित करने के लिए। इनके नजर में ये बहुत अच्छा काम था। दोस्तों इसमें क्या हुआ? इसमें सत्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जब लोगों ने आवाजें उठाई, देश के अंदर विरोध हुआ, तो सत्य जो 2 जांच आयोग बने। एक जांच आयोग का नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था? एक जांच आयोग का नाम था हंटर आयोग। देखिए हंटर आयोग का संबंध सत्य कई चीजों से, शिक्षा संबंधी सुधारों से संबंधित भी हंटर आयोग बना है। यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में भी हंटर आयोग बना है। तो हंटर आयोग में सत्य कौन कौन थे? सत्य चिमनलाल शीतलवाड़ थे, तो सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। ये साथियों 3 लोग हुआ करते थे जो हंटर आयोग के सदस्य थे। और इन्होंने साथियों जांच करी इसकी कि आखिरकार ये क्यों, कैसे, कहां, कब क्यों हुआ। साथियों बताएगा कि 379 लोग इसके अंदर मारे गए। लेकिन साथियों ये सब आंकड़े अंग्रेजों के आंकड़े थे। लोग कहते हैं कि 1200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे, 2000 से 2500 के आसपास लोग इसमें मारे गए थे। दोस्तों एक आयोग और बना, मदन मोहन मालवीय आयोग। और मदन मोहन मालवीय आयोग जो बना उसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्वयं साथियों मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय आयोग के अंदर सदस्य कौन कौन थे? केलकर, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास,
बदरुद्दीन तैयब और एम.आर. जैकर, ये सभी के सभी लोग साथियों मालवीय आयोग के अंदर सदस्य बनते हैं। तो मालवीय आयोग किस लिए बना? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए मालवीय आयोग बना। और दोस्तों दूसरा आयोग क्या बना? दूसरा आयोग का नाम था हंटर कमीशन या हंटर आयोग। हंटर आयोग के सदस्य कौन है? आपको पता होना चाहिए। मदन मोहन मालवीय आयोग के सदस्य कौन है? आपको पता होना चाहिए। तो बहरहाल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और दोनों के दोनों डायरों को साथियों क्या कर दिया गया? हम कह सकते हैं यहां पर ब्रिटेन भेज दिया गया। बहुत लंबे समय के बाद एक छोटा सा बच्चा अपने चाचा और चाची से जिद कर बैठता है कि आप ये बताइएगा मेरे मम्मी पापा हैं कहां पर, मेरे मम्मी पापा हैं कहां पर। तो दोनों चाचा चाची साथियों उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं कि आदित्य राज पापा और मम्मी के बारे में बताते हैं और जलियांवाला बाग के अंदर लेकर चले जाते हैं और पूरा का पूरा वृतांत साथियों उस बच्चे को बता देते हैं। और जब बच्चा ये वृतांत सुनता है तो उसे बहुत क्रोध आता है और वो बच्चा क्या करता है? उस मिट्टी को उठाता है और कसम खाता है मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला एक दिन जरूर लूंगा। साथियों ये वक्त बहुत दूर नहीं होता, ये वक्त आ जाता है साथियों 1940 के समय पर। कब आ जाता है ये? साथियों 1940 के समय पर वक्त आ जाता है। और 1940 में क्या हुआ? 1940 के समय पर ये बच्चा कोई और नहीं, ये बच्चा होता है ऊधम सिंह। और ऊधम सिंह साथियों जाके ब्रिटेन के अंदर जो साथियों ओ डायर नाम का व्यक्ति था उसके साथियों सीने में गोलियां दाग देने का काम करता है और अपनी मौत का बदला लेता है। बाद में साथियों ऊधम सिंह को पकड़ा जाता है और वहीं पर साथियों फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन ऊधम सिंह ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की कोशिश जरूर करी थी और साथियों ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। आपने पढ़ा होगा गीता के अंदर किस तरह से पिस्तौल छुपा के ऊधम सिंह लेके जाते हैं। बहरहाल साथियों हुआ इसमें कुछ नहीं। तो मदन मोहन मालवीय जो थे, इस मदन मोहन मालवीय आयोग के अध्यक्ष खुद मदन मोहन मालवीय ही हुआ करते थे। दोस्तों मदन मोहन मालवीय की एक उपाधि है, इनको महामना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इनको महामना के नाम से जाना जाता है। और महामना की उपाधि किसने दी है? तो महामना की उपाधि साथियों महात्मा गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को दी है। ये पूछा जाएगा कई बार आपसे। अब क्या हुआ दोस्तों? अब ये हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था और ठीक चलते चलते कंडीशन ये आ गई कि साथियों भारत के अंदर अब साथियों बेहतरीन तरीके से सारी बातें चल रही थी। लेकिन इसी वक्त पर क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पहला विश्व युद्ध समाप्त होते ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विश्व युद्ध जब पहला चल रहा था तो उसमें साथियों पूरी दुनिया दो ग्रुपों में बटी हुई थी। एक ग्रुप था साथियों जिसे आप मित्र राष्ट्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मित्र राष्ट्र कह सकते हैं। और दूसरा ग्रुप था साथियों यहां पर जिसे आप धुरी राष्ट्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धुरी राष्ट्र कह सकते हैं। साथियों धुरी राष्ट्र में कुछ देश थे और मित्र राष्ट्र में भी कुछ देश थे। इस तरह से बटे हुए थे और आपस में लड़ रहे थे विश्व युद्ध में। एक छोटा सा देश पड़ता है जिसे आप तुर्की कहते हैं, टर्की कहते हैं। इस टर्की ने क्या किया? इस विश्व युद्ध में इस जर्मनी का साथ दे दिया। क्या दे दिया? इस जर्मनी का साथ दे दिया। जब साथियों इस जर्मनी का साथ दिया तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटेन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि तुर्की तुझे जर्मनी का साथ नहीं देना चाहिए था, तुझे हमारा साथ देना चाहिए था। अब होगा क्या? ब्रिटेन क्या करेगा? इस तुर्की को सताने की कोशिश करेगा। क्यों? विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया है, अब सताएगा कैसे? साथियों इसने क्या किया कि तुर्की के अंदर, तुर्की जो इन दोनों के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से साथियों क्या होता है कि ब्रिटेन जो देश है ये तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर देता है। क्या कर देता है? खलीफा के पद को समाप्त कर देता है। सर ये क्या था? तो इस्लाम धर्म के अंदर जो पैगंबर हजरत साहब हुआ करते थे उनके अनुयायियों को खलीफा कहा जाता था। और खलीफा ऐसे समझो कि दुनिया के अंदर साथियों मुसलमानों के मसीहा, मतलब जैसे भगवान ईश्वर अल्लाह जो भी मानो, मतलब मुसलमानों के लिए सब कुछ खलीफा थे। अगर खलीफा कोई फरमान दे देते थे बैठकर तो पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें फॉलो किया करते थे। उस समय तुर्की के अंदर ये खलीफा बैठा करते थे। अंग्रेजों ने साथियों इन लोगों को सताने के लिए, परेशान करने के लिए बोला आज के बाद कोई खलीफा पद नहीं होगा, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। जब खलीफा के पद को समाप्त किया तो इस बात का प्रभाव पूरी दुनिया के मुसलमानों पर पड़ा। अब मुसलमान भारत में भी थे और अंग्रेज भी भारत में ही थे। खलीफा का पद समाप्त किसने किया? अंग्रेजों ने किया था। तो साथियों भारत के अंदर अंग्रेजों का विरोध मुसलमानों ने कर दिया। बोले भाई हम आपका विरोध करते हैं, आपने खलीफा पद क्यों समाप्त किया? और साथियों भारत के अंदर खलीफा के पद को समाप्त करने के लिए एक आंदोलन चलाएगा जिस आंदोलन का नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन।
क्या नाम रखा गया? खिलाफत आंदोलन। कब चला? 1919 में आंदोलन चला। तो मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। उद्देश्य और कारण क्या था? क्योंकि खलीफा के पद को समाप्त तुर्की में कर दिया था और ये अंग्रेजों का विरोध भारत में करना चाहते थे मुसलमान। दोस्तों हुआ क्या कि सबसे दो व्यक्ति थे, एक का नाम था शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली। इन दोनों को मिलाकर अली बंधु कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इन दोनों को मिलाकर अली बंधु कह देते हैं। तो अली बंधुओं ने इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। और जब अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया तो साथियों इसका नेतृत्व आगे चल के महात्मा गांधी जी को इन्होंने दे दिया। क्या दे दिया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसको दे दिया? महात्मा गांधी जी को दे दिया। और दोस्तों यह तुर्की में खलीफा पद को हटाए जाने के लिए आंदोलन हो रहा था। क्या हो रहा था? तुर्की में खलीफा पद को हटाए जाने के लिए आंदोलन हो रहा था। सर इससे क्या निकला? इससे यह निकला साथियों कि महात्मा गांधी जी ने तो 1 अगस्त 1920 को इसी के पहले एक और आंदोलन चला दिया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। मतलब भारत के अंदर दो आंदोलन एक साथ चले हैं। एक तरफ साथियों अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया है, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला दिया है। सर असहयोग आंदोलन क्या था? तो मैं इतना कहूंगा कि असहयोग आंदोलन बस ये था कि भारत के अंदर महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप सब लोग अंग्रेजों का विरोध करो, उनका साथ मत दो। चलो अंग्रेजों से महात्मा गांधी जी ने क्या कहा भारतीयों से? आप सब लोग अंग्रेजों का साथ मत दो। अंग्रेज जो भारत में रुके हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि इनका साथ हम दे रहे हैं। आप इनका सहयोग करना बंद कर दो और जब आप इनका सहयोग करना बंद कर दोगे ये स्वतः ही भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब सहयोग हम कैसे कर रहे हैं? लोगों ने कहा, बोले जितने भी कर्मचारी आप ऑफिस में काम करते हो तुम्हारी वजह से तो ये सिस्टम को चला रहे हैं, आप ऑफिस जाना बंद कर दो। आप ऑफिस जाना बंद कर दो। जितने भी साथियों मजदूर हैं मजदूरी पे जाना बंद कर दो। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं स्कूल जाना बंद कर दो। जो स्कूल में टीचर हैं शिक्षक है शिक्षक स्कूल जाना बंद कर दो। पूरी तरह से असहयोग कर दो। कोई काम पर मत जाओ, घर बैठ जाओ। जब ये कोई काम ही नहीं चलेगा तो ये देश को कैसे चलाएंगे? हमारी वैसी से देश चला रहे हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने चलाया 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। किसने चलाया? महात्मा गांधी ने साथियों इसे शुरू किया। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं तुम्हें 1 साल में स्वराज दिला दूंगा। 1 साल मेरे कहने से ठीक तरीके से ढंग से इस आंदोलन में साथ दे दो। 1 साल में मैं स्वराज दिला दूंगा। लोगों को लगा कि 1 साल की तो बात है, स्वराज मिल जाएगा, चलो गांधी जी की बात मान लेते हैं। तो भारत के अंदर 2 आंदोलन एक साथ चले हैं, एक तो असहयोग आंदोलन, एक खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का निर्णय तो यह निकला साथियों, खिलाफत आंदोलन का निर्णय तो यह निकला कि तुर्की के अंदर मुस्तफा कमाल पाशा ने साथियों नई सरकार का गठन कर दिया। तुर्की के अंदर मुस्तफा कमाल पाशा ने नई सरकार का गठन कर दिया और तुर्की में साथियों जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ तो खलीफा पद को इस मुस्तफा कमाल पाशा ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। बोले आज के बाद कोई खलीफा ही नहीं होगा। तो खिलाफत आंदोलन का तो ज्यादा कोई रोल बचा नहीं, वहां नई सरकार बनी और मुस्तफा कमाल पाशा ने स्वतः ही खलीफा पद को समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से भारत में खिलाफत आंदोलन ज्यादा दमदारी से नहीं बढ़ पाया। बात क्लियर है? अब साथियों असहयोग आंदोलन का क्या हुआ? जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया तो साथियों इसके लिए बहुत सारे लोग पक्ष में और बहुत सारे लोग विपक्ष में गए। यहां पर साथियों बात करें तो बीजी तिलक जिन्हें आप बाल गंगाधर तिलक कहते हो, इन्होंने कहा कि गांधी जी आप इस असहयोग आंदोलन को मत चलाओ, ये सही दिशा में नहीं जाएगा। गांधी जी नहीं माने तो साथियों बीजी तिलक ने कहा कि अच्छा होता कि ऐसे आंदोलन को देखने से पहले ही मैं मर गया होता। और हुआ क्या कि जब 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू होना था सुबह, उसके कुछ घंटे पहले ही बीजी तिलक स्वर्ग से धार गए। इनकी जुबान पर सरस्वती बैठ गई कहते हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा होता कि ऐसा आंदोलन में देखता ही ना, उससे पहले ही मर जाता। और साथियों कुछ घंटे पहले ही बीजी तिलक ने
बीजी तिलक यहाँ स्वर्ग से आ गए, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में आपको बता के चलाऊं, अगर एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो ये अपने बाप की भी नहीं सुनते। महात्मा गांधी ने कहा कि कमिटमेंट हो चुका है, असहयोग आंदोलन तो चलेगा। बीजी तिलक के नाम पर एक फंड शुरू और कर दिया, पैसे लाके लोग इकट्ठा करने लगे, करोड़ों रुपए बीजी तिलक के नाम पर उस समय फंड में आ गए थे। महात्मा गांधी कमिटमेंट कर चुके थे, असहयोग आंदोलन नहीं रुकेगा। पूरे देश के अंदर अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जब पूरे देश के अंदर साथियों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो असहयोग का मतलब क्या था कि अंग्रेजों का सहयोग किए बिना, मतलब अंग्रेजों का सहयोग हमें नहीं करना है, ये आपका असहयोग आंदोलन हुआ करता। और महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं तुम्हें एक साल में क्या दिला दूंगा, एक साल में मैं तुम्हें साथियों यहां पर एक साल में स्वराज दिला दूंगा। एक साल में स्वराज दिलाने की बात महात्मा गांधी ने कही। दोस्तों क्या हुआ, महात्मा गांधी 1922 में गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी 1922 में गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी को साथियों 6 साल की सजा हुई। कितने साल की? 6 साल की सजा हुई। लेकिन महात्मा गांधी के पास एक ब्रह्मास्त्र था, जेल में ही बैठ के बोले मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, उठूंगा नहीं, जेल से निकालो या फिर यहीं पर अपने आप को खत्म कर लूंगा। तो 6 साल की सजा हुई थी महात्मा गांधी को। अंग्रेज 2 साल भी जेल में नहीं रख पाए थे। तो 1924 में महात्मा गांधी को रिहा करना पड़ा था। 1922 में 6 साल की सजा हुई, 1924 में ही बाहर निकल के आ गए थे। महात्मा गांधी को अंग्रेज जेल में नहीं रख पाए थे। लेकिन साथियों इसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी ने कहा था मैं एक साल में साथियों क्या दिला दूंगा, स्वराज दिला दूंगा। समय आ गया था, समय आ गया था 5 फरवरी 1922 का। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 के आसपास। कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई सत्य स्वराज वराज नजर नहीं आ रहा था, ना विकास था, ना पिंकी थी, कुछ भी नहीं था। लोग परेशान थे, लोग त्रस्त थे, लोग साथियों महात्मा गांधी को मन ही मन कोस रहे थे। बोले एक साल कहां गया महोदय। कुछ लोग साथियों हाथों में मिसाल लिए हुए अंग्रेजों का विरोध करते हुए रात को शांति से साथियों मार्च कर रहे थे। वहां पर बैठे हुए कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया, कुछ टिप्पणी कर दी, कुछ बात पास कर दी। और क्या कर दिया कि कह दिया कि ले लो स्वराज, लोगे एक साल में, मिल गया हो स्वराज तो बैठ जाओ। मिल गया स्वराज, नहीं मिला, ऐसी बातें कह दी कि लोगों का खून उबाल मार गया। कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का सच में कोई चेहरा नहीं था। दोस्तों लोग पहले से ही परेशान थे। गांधी जी ने कहा था एक साल में स्वराज दिलाऊंगा, मिल नहीं रहा था। दूसरी तरफ से तो घाव पर नमक छिड़कने का काम इन पुलिस वालों ने कर दिया। लोगों ने क्या कहा, तुमसे ही पहले स्वराज की बात कर लेते। लोगों ने थाने की तरफ दौड़ना शुरू किया, थाने वालों ने कमरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। कमरे में जाके पुलिस वालों ने अपने आप को बंद कर लिया, लगा कि ये लोग चले जाएंगे। लोग बहुत परेशान थे। कमरे के अंदर कुछ सामान और डाला, सामान डाल के साथियों यहां पर माचिस दिखा दी, कमरे को आग लगा दिया। कहते हैं कि 22 पुलिस वाले, कुछ किताबें लिखते हैं 24 पुलिस वाले को साथियों यहां जिंदा जला दिया गया। इस स्थान था साथियों चोरा चोरी या चोरी चोरा घटना के नाम से इस घटना को जानते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के नजदीक हुई है। इस स्थान भी साथियों चोरा चोरी या चोरी चोरा के नाम से जानी जाती है। लगभग 22 पुलिस वालों को साथियों लोगों ने जिंदा जला दिया। महात्मा गांधी इस समय बारदौली के अंदर थे। महात्मा गांधी ने बैठक बुलाई, बैठक बुला के तुरंत चल रही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी जानते थे सफल नहीं हो रहा हूं, सही वक्त पर सही चाल चलना जानते थे। महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तो 5 फरवरी की घटना थी, 5 फरवरी की घटना थी। इसमें 22 अंग्रेजों को जो पुलिस वाले थे उनको भारतीयों ने साथ जिंदा जला दिया था, एक कमरे के अंदर बंद करके। और 12 फरवरी 1922 के समय पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन साथियों वापस ले लिया। मतलब चोरा चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम इसे नहीं चलाएंगे। क्यों? मेरा आंदोलन हिंसक हो गया, मेरा आंदोलन हिंसक हो गया, हिंसा में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने जैसे ही अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया, लोग महात्मा गांधी से गुस्सा हो गए। लोगों ने कहा महात्मा गांधी जी ये क्या, जब तुम्हारा जो मन करे तुम अपनी मर्जी से कर लेते हो, मतलब हमसे पूछ के तुम आंदोलन नहीं चलाते, हमसे पूछकर आप आंदोलन बंद नहीं करते। लोग जब तुमसे मना करते हैं कि ऐसा आंदोलन मत चलाना, आप उस समय ऐसा ही आंदोलन चलाते हो, बीजी तिलक चल बसे। लोग महात्मा गांधी से रुष्ट हो गए। महात्मा गांधी से कहा कि अब तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं है, अब हम आजादी को अपने हिसाब से लेके आएंगे।
आजादी को अपने हिसाब से लेके आएंगे। दोस्तों लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने अपने हिसाब से नई नई पार्टी बनानी शुरू कर दी। आजादी की लड़ाई अपने हिसाब से करेंगे। 1922 में एक पार्टी बनी इंडिपेंडेंट पार्टी, और इंडिपेंडेंट पार्टी मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय के द्वारा मिलकर बनाई गई। लोगों को लग रहा था महात्मा गांधी अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं, हमसे पूछते ही नहीं है, हम अलग पार्टी बनाते हैं, हम अपने हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। इंडिपेंडेंट पार्टी 1922 में बनी। 1923 में एक पार्टी बनी, नाम था स्वराज पार्टी। इलाहाबाद के अंदर इस पार्टी की स्थापना हुई है। मोतीलाल नेहरू और CR दास या चित्तरंजन दास ने मिलकर पार्टी बनाई है। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है, देश बंधु कहा जाता है। और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। CF एंड्रूज को क्या कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है। दोस्तों बात करें तो अभिनव भारत की स्थापना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर के द्वारा कर दी जाती है। लोगों ने नई नई पार्टियां बनानी शुरू कर दी। जब नई नई पार्टी बनी तो 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। और ये भगत सिंह के द्वारा स्थापित होने वाली एक सभा थी। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, जो 1921 की बात है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1921 की डेट में ही करिएगा दोस्त, जो भी नोट्स बना रहे हैं। 1921 में क्या हुआ, तो केरल की बात है, कहां की, केरल की बात है। और केरल के अंदर कुछ मोपला किसान हुआ करते थे। क्या थे, कुछ मोपला किसान थे। मोपला क्या है, एक ग्रुप है किसानों का, मतलब एक ग्रुप है, एक जाति का, जो किसान हुआ करते थे। वहां पर अंग्रेजों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई। 1921 में केरल के अंदर शुरू हो गया था मोपला विद्रोह। क्या हो गया था, मोपला विद्रोह। तो आपको बस इतना लिखना होगा, मोपला विद्रोह केरल में हुआ, मोपला विद्रोह केरल में हुआ। और ये 1921 में विद्रोह हुआ है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ और 1921 में ये मोपला विद्रोह हुआ है। ये एक किसान विद्रोह था, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केरल या दक्षिण भारत के अंदर होने वाला विद्रोह जो केरल में हुआ है, इसका नाम आपका मोपला विद्रोह है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है, इसी दौरान की साथ ये घटना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे यहां पर एड ऑन कराने का काम किया है। बहरहाल आप लोड मत लीजिएगा, मैं आगे आपको और भी चीजें इस पर बताने वाला हूं। दोस्तों 24 अक्टूबर 1924 की बात थी, एक और पार्टी बनी, नाम था HRA। क्या नाम था, HRA। इस पार्टी को कहते थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या कहते थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और पार्टियों की झड़ी सी लग गई थी। क्यों, क्योंकि गांधी जी पर लोग विश्वास कम करने लगे थे। जब गांधी जी पर लोग विश्वास कम करने लगे तो साथियों जो आपकी HRA बनी है ना 1924 में, ये HRA सचिंद्र सन्याल, क्या नाम है, सचिंद्र सन्याल, योगेश चटर्जी, तो HRA को कानपुर के अंदर स्थापित करते हैं, जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। जो साथियों इन दोनों लोगों के द्वारा बनाई गई है। दोस्तों इस HRA के लोगों में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी जुड़े, ऐसे क्रांतिकारी जो भारत को अपने दम पे आजाद कराना चाहते थे। पार्टियां तो बन गई, पार्टी चलेंगी कैसे भाई, कांग्रेस को तो अंग्रेज लोग सपोर्ट कर रहे थे, पार्टियां चलेंगी कैसे। हुआ क्या साथियों कि पार्टियों को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी, धन की आवश्यकता पड़ी। HRA के सदस्य बहुत एक्टिव थे। एक 8 डाउन नाम की ट्रेन थी, एक 8 डाउन नाम की ट्रेन थी, जो आपकी लखनऊ से सहारनपुर जाया करती थी। और जब लखनऊ से सहारनपुर जाया करती थी, लोगों ने प्लान बनाया, किसने, HRA के सदस्यों ने, जो पार्टी बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके सदस्यों ने प्लान बनाया, इस ट्रेन को लूट लेते हैं, हमारी पार्टी का काम चल जाएगा। दोस्तों एक जगह पर थी काकोरी, क्या पड़ती है, काकोरी, ये लखनऊ के नजदीक पड़ती है। 9 अगस्त 1925 को HRA के कुछ लोगों ने तो काकोरी के नाम के स्थान पर 8 डाउन नाम की ट्रेन को लूट लिया। कुछ लोग सत्य मारे भी गए और सत्य बहुत तेजी से HRA यहां पर लाइट में आ गया कि HRA के लोगों ने बड़ा कांड कर दिया है। अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं, उस समय काकोरी कांड के नाम से जानते थे। 1925 में साथियों HRA के सदस्यों ने रेल को लूटा। 8 डाउन नाम की ट्रेन हुआ करती थी और इस ट्रेन में क्या क्या कैसे कैसे लूटा, सब बातें मैंने आपको बता दी है, कौन मरा, कैसे क्या हुआ। बहरहाल साथियों आप ध्यान रखिएगा कि जब इसके अंदर 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। काकोरी कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों इसमें फांसी खाने वाले कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई है। दोस्तों बात करें राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई है, किसमें, काकोरी कांड में। बात करें रोशन सिंह को फांसी हुई है, याद रखना रोशन सिंह को फांसी हुई है काकोरी कांड में। अशफाक उल्ला खां पहले मुस्लिम है सजा पाने वाले, जो कि सत्यो काकोरी कांड में सजा पा रहे हैं। अगर बात करें तो सत्यो यही क्रम आगे चलता जाता है और भारत के अंदर क्रांति एक उग्र रूप धारण कर लेती है।
भारत में यह क्रांति एक उग्र रूप धारण कर लेती है। जब इस क्रांति ने उग्र रूप धारण किया तो आपको मैंने बताया होगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। उद्देश्य क्या था कि हम भारत पर अपने हिसाब से शासन करेंगे, और कहा गया था कि हम हर 10 वर्ष के बाद एक कमीशन भेजा करेंगे जो पिछले 10 वर्ष का मुआयना करेगा कि आखिरकार शासन हुआ कैसे है, आखिरकार शासन हुआ कैसे है। तो 1919 के साथियों चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था, 1919 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1919 भी बोलते हैं उसे, उस अधिनियम की जांच करने के लिए साथियों एक कमीशन आना था 10 साल के बाद। क्या आना था? 10 साल के बाद एक कमीशन आना था। यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए साथियों 1929 में एक कमीशन आना चाहिए था। 1929 में आना चाहिए था, यानी कि आना कब चाहिए था? 1929 में। लेकिन अंग्रेजों से नहीं रहा जा रहा था साथियों, भारत के युवा वर्ग एक्टिव हो चुका था। अंग्रेजों ने साथियों एक साल पहले ही 1928 में ही एक कमीशन भेज दिया। 1928 में एक कमीशन भेज दिया, और इस कमीशन का क्या नाम था? इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था? इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। दोस्तों, साइमन कमीशन आना कब चाहिए था? 1929 में। आया कब? 1928 में। लेकिन साइमन कमीशन बना कब? साइमन कमीशन बना कब? 1927 में। तो प्रश्न अपने हिसाब से अपने तरीके से पूछेगा, बना 1927 में, आया 1928 में, आना चाहिए था 1929 में। साइमन कमीशन भारत आया, किस लिए आ रहा है सर? 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आ रहा है। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति चोर है और उसके पापा से उसकी चोरी की जांच करवाओ, क्या पापा बताएंगे कि चोर ने कहां चोरी कैसे क्या करी है? कभी नहीं बताएंगे। बच्चे की अपनी सारी करतूत छिपाएंगे। लोगों ने कहा भैया ठीक है, आप जांच करने आ रहे हो 1919 के अधिनियम की, आओ, मोस्ट वेलकम है, लेकिन आप इसमें सदस्य कौन कौन लेके आ रहे हो? दरअसल साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। एक को भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज। लोगों ने कहा भैया साइमन कमीशन क्या है? तो सफेद कमीशन है, गोरे लोग, तुम सब सफेद लोग आ रहे हो, ये तो सफेद कमीशन है, हम इसका विरोध करते हैं, हमें ये साइमन कमीशन नहीं चाहिए। अगर आपको लेके आना चाहिए था तो सबसे एसपी सिन्हा को लेके आना चाहिए था, डॉक्टर सफलतवाला को लेकर आना चाहिए था, जो उस समय भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य थे, उनकी डिमांड करी कि उन्हें लेके आना चाहिए था। आप एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति इसमें भारतीय भी लेके आते ना, तब पता चलता आप किसकी जांच करने आ रहे हो, कौन, तुम ही खुद जांच करने आ रहे हो। हम नहीं मानते। साइमन कमीशन तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया, मतलब 1 साल पहले ही यह कमीशन भारत आ गया। दोस्तों 1927 में बना था और एक जांच कमीशन था। क्या था? एक जांच कमीशन था। लोगों ने इसे क्या कह दिया? लोगों ने इसे सफेद कमीशन कह दिया। और जांच किसकी करनी थी? प्रांतों में द्वितीय शासन 1919 की, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हो। इस जांच करने के लिए कमीशन आया था। साइमन कमीशन एक सफेद कमीशन था, क्योंकि उसमें सभी सदस्य कौन थे? सभी सदस्य सातों ब्रिटिश के थे, 7 सदस्य थे, सातों के साथ अंग्रेज। जैसे सर जॉन साइमन जो इसके अध्यक्ष बनकर आए थे, क्लीमेंट एटली साथियों इसी में आए थे, साथियों हैरी लेविल लॉसन इसी में आए थे, एडवर्ड साथियों बात करें कोडेगन इसी में आए थे, साथियों वर्नॉन यहां पर बात करें हॉटसन इसी में आए थे, जॉर्ज लैंड फॉक्स इसी में आए थे, और साथियों डोनाल्ड हार्वर्ड भी इसी में आए थे। सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, एक व्यक्ति इसमें भारतीय नहीं था। लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने कहा कि जो एसपी सिन्हा है और जो डॉक्टर यहां पर जो सफलतवाला है, कौन है? डॉक्टर साथियों एसपी सिन्हा है और डॉक्टर सफलतवाला है, ये 2 व्यक्ति उस समय ब्रिटिश संसद में भारतीय सदस्य थे। बोले इन दोनों को लेके आ जाना चाहिए था, ये भारतीय हैं, अधिकारी तो आपके ही है। उस समय सत्यो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन भारतीय सदस्य थे? दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए, जिनकी मांग लोगों ने करी। बहरहाल लोगों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। लाला लाजपत राय ने उस ग्रुप का नेतृत्व किया, जिससे कि साइमन कमीशन के जो लोग आ रहे हैं वो आते ही ये जान जाएं कि भाई भारत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सत्यो उसके आते ही रोड पर लोग उतर गए। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाने लगे। पुलिस को लगा कि यार साइमन कमीशन के लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई हम तो शासन सही से नहीं कर रहे। पुलिस ने साथियों लोगों को खदेड़ने की कोशिश करी। अब खदेड़ते कैसे? दोस्तों इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साथियों
नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। वहां पर साथियों सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने, मतलब जेम्स ए स्कॉट नाम का व्यक्ति है वैसे तो, स्कॉट नाम के व्यक्ति ने साथियों यहां पर लाठी चार्ज के आदेश दे दिए और साथियों सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने लाठी चार्ज कर दी। लाठियां बरसने लगी, लाला लाजपत राय नहीं हटे। लाला लाजपत राय के सर पर लाठियां लगने लगी और जब सर पर लाठियां लगने लगी तो लाला लाजपत राय एक ही बात कर रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। लाला लाजपत राय की साथियों लाठियों की वजह से बहुत बुरी तरह से बुरी हालत हो गई, वो घायल हो गए और अंत में साथियों कुछ समय के बाद उनकी हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करते समय मरे हैं और साथियों जब वो शहीद हुए तो उनके द्वारा किताब लिखी गई जिनका नाम है अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया के नाम से एक किताब लिखी गई है। तो साथियों बात करें, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। जॉन सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने, जॉन सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने लाठी चार्ज का साथियों आदेश दिया। किसका? लाठी चार्ज का आदेश दिया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जेम्स ए स्कॉट नाम के व्यक्ति ने तो लाठी चार्ज किया था। किसने? जेम्स ए स्कॉट नाम के व्यक्ति ने जैसे लाठी चार्ज किया, इसने आदेश दिया है साथियों सैंडर्स ने, आदेश दिया है सैंडर्स ने। अब दोस्तों जब लाला लाजपत राय मारे गए तो लाला लाजपत राय के मारे जाने के बाद भारत का जो युवा वर्ग था उसने कहा हम बदला लेंगे लाला लाजपत राय की मौत का। वो सब तो क्या करते हैं कि साथियों 27 दिसंबर 1928 को साथियों ये स्कॉट को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन स्कॉट तो इन्हें नहीं मिला। साथियों इन्हें यहां पर सैंडर्स मिल जाता है। कौन मिल जाता है? सैंडर्स मिल जाता है। तो साथियों यहां पर चंद्रशेखर भगत सिंह आदि ये इस सैंडर्स की हत्या कर देते हैं और जो राजगुरु भगत सिंह चंद्रशेखर ने जो सैंडर्स की हत्या करी है इसी को आप लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को आप लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। इसी को आप लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। तो सैंडर्स की हत्या साथियों तीनों ने कर दी क्योंकि लाला लाजपत राय की मौत में कहीं ना कहीं कारण यही था। बहरहाल हमने काफी चीजों पर वार्ता करी, काफी चीजों पर पढ़ा। अब साथियों भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो चुकी है तो इस एंट्री को काबिल तारीफ बनाएंगे। छोटी सी बात एक और बता देता हूं जो थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ये बात थोड़ी सी नोट कर लेना कहीं पर भी। जैसे थोड़ी सी एक बात बताता हूं दोस्तों, मैंने आपको बताया होगा कि अगर आपसे पूछे मुस्लिम लीग के बारे में, किसके बारे में? मुस्लिम लीग के बारे में पूछे तो शायद मैं पॉइंट लिखाना भूल गया हूं। तो मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना साथियों 1906 में हुई है। और 1906 में साथियों बताना चाहता हूं कि जो आगा खां है, जो आपके आगा खां है, ये आगा खां जो है साथियों शिमला में मुलाकात करते हैं। किसमें? ये शिमला में मुलाकात करते हैं। और शिमला में किससे मिले थे? शिमला में मिले थे साथियों ये आपके मिंटो से। किससे? मिंटो से मिलते हैं और इनसे कहा था कि आप हमारे लिए एक अलग पार्टी बनवा दो। आगा खां और साथियों सलीमुल्ला खां, क्या नाम है इनका? सलीमुल्ला, सलीमुल्ला। इन दोनों को साथियों, इन दोनों को मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, उसी तरह से मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन हुए। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1906 में हुआ और ये साथियों आपका ढाका में हुआ, जो आपसे पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ। दूसरा अधिवेशन जो हुआ है तो 1907 में हुआ है और यह अधिवेशन आपका कराची में हुआ है। कहां पर? कराची में हुआ है। और तीसरा अधिवेशन, तीन ही याद कर लीजिएगा, तीसरा अधिवेशन 1908 में हो रहा है और यह अधिवेशन साथियों अमृतसर के अंदर हो रहा है। किसके अंदर? अमृतसर के अंदर हो रहा है। तो जहां भी आप नोट करना चाहें मुस्लिम लीग के बारे में ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना। आगा खां और सलीमुल्ला खान ने तो मुस्लिम लीग की स्थापना करी है। मिंटो से शिमला में मिले थे और 3 अधिवेशन मुस्लिम लीग के आपको याद करने होंगे। बाकी साथियों आप सबका बेस्ट ऑफ लक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह से पढ़ाई को करते रहेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है क्लास बहुत पसंद आती होगी आपको और दोस्तों बहुत अच्छे से हम डेली क्लास लेते हुए इस सिलेबस को कंप्लीट करने का काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला, आपका अगर कोई दोस्त है जो पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह जीके पढ़ना चाहता है तो आपका काम, एक जिम्मेदारी है कि उसे सजेस्ट करिएगा कि सुशील जादौन सर से एक बार जीके पढ़ के देखो। आप सुशील जादौन सर से एक बार जीके पढ़ के देखो, आपका ये साथ दायित्व है, आप इसमें मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कोई भी समस्या हुआ करे बता दिया करो। खुश रहा करो, आबाद रहा करो, चलते रहा करो, बढ़ते रहा करो। जय हिंद साथियों।